7% ग्रोथ पे 10 सालों में डबल होती है। मतलब 2036 में इंडिया की जीडीपी रफली $8 ट्रिलियन, 2046 में रफली $16 ट्रिलियन। अब ये प्रोजेक्शन है, टीवी पे उतनी नहीं आती। एसर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये एक एनजीओ प्रथम हर साल इंडिया के रूरल स्कूल्स में जाती है, बच्चों को टेस्ट करती है। बारे में इंडिया हमेशा गर्व से बोला जाता है, पहचाना जाता है। आईआईटी वर्ल्ड क्लास, आईआईएम वर्ल्ड क्लास, इसरो के साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास, और ये सच है जेन्युइनली। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो उतनी फेमस नहीं है। रियलिटी में अप्स और डाउन्स होते रहते हैं, वॉर्स होती हैं, रिसेशंस आते हैं, लेकिन ट्रेजेक्टरी क्लियर है। पार्ट डी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का सीक्रेट वेपन। अब मैं इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताता हूँ जो जेन्युइनली यूनिक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये फ्रेज तुमने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी देश की पॉपुलेशन में 3 ग्रुप्स होते हैं। यंग लोग जो काम करने के लिए टू यंग है, जो काम करने के लिए अभी यंग है, अभी सिर्फ कंज्यूम करते हैं। वर्किंग एज लोग 15 से 64 साल के बीच, ये प्रोडक्टिव है, ये सॉल्व करनी पड़ेगी 2047 तक, वरना सुपर पावर सिर्फ एक स्पीच रह। 3 प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक एक केयरफुली एक्सप्लेन करूँगा। प्रॉब्लम नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम। प्रॉब्लम नंबर 2, जॉब्स का गैप। और प्रॉब्लम नंबर 3, ब्रेन ड्रेन। चलो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 1, एजुकेशन सिस्टम का सच। एजुकेशन ये वो चीज़ है जिसकी जीडीपी बनाते हैं, ये टैक्सेस देते हैं, और ओल्ड लोग रिटायर कर चुके हैं फिर से कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट को पेंशन और हेल्थ केयर देनी पड़ती है। जब किसी देश में वर्किंग एज लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और यंग और ओल्ड कम, तब एक स्पेशल ग्रोथ विंडो होता है। टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा, पेंशन बर्डन कम, प्रोडक्टिविटी हाई, सेविंग्स हाई, इन्वेस्टमेंट हाई। इस विंडो को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया अभी इस विंडो के एग्जैक्ट सेंटर में है। इंडिया की मीडियन एज 28 साल है, मतलब हाफ पॉपुलेशन 28 साल से यंग है। चाइना की मीडियन एज 40 है, अमेरिका की 38, जर्मनी की 46 और जापान की 49। जापान की इकोनॉमी 1990s में स्लो हो गई। हेल्दी होना पड़ेगा और उन्हें जॉब्स मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। 150 मिलियन फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड यंग इंडियंस, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है और ये इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज है और बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दोनों है। पार्ट ई, पॉवर्टी रिडक्शन। अब दूसरी साइड, जो लोग बाहर गए हैं उन्हें इंडिया को कुछ दिया भी नहीं। जो लोग बाहर गए हैं उन्होंने इंडिया को कुछ दिया भी नहीं। रेमिटेंसेस, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है, $125 बिलियन पर ईयर। ये पैसा इंडिया में आते हैं, फैमिली सपोर्ट होती हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होते हैं, और डियास्पोरा नेटवर्क इंडिया को जियोपॉलिटिकली हेल्प करता है। इंडियन अमेरिकन अमेरिका की मोस्ट एजुकेटेड, हाईएस्ट इनकम कम्युनिटी है। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अमेरिका में बर्थ रेन गेन्स है। इंडिया में वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, रिसर्च फंडिंग कम है, लैब्स पुरानी हैं, सैलरीज लो हैं रिलेटिव टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एक आईआईटी प्रोफेसर की सैलरी 1.5 लाख पर मंथ, सेम लेवल का प्रोफेसर एमआईटी में $15,000 पर मंथ, 10 गुना फर्क। टैलेंटेड लोग वहाँ जाएंगे जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ये ह्यूमन नेचर है, ये कंडेम करने लायक नहीं। इसको रिवर्स करना है तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट ने ब्रेन इन भारत इनिशिएटिव अनाउंस किया है। एनआरआईज को वापस लाने की कोशिश ANRF जा रहा है। ये इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर है। और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं, रिटर्नीज, जो आईआईटी से पढ़े, अमेरिका में 10 से 15 साल काम किया, एक्सपीरियंस लिया, नेटवर्क बनाया, कैपिटल कमाया, अब इंडिया वापस आ रहे हैं स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल IITians अमेज़ॉन में काम किया, इंडिया वापस आए, फ्लिपकार्ट बनाया, $21 बिलियन में बिका। ये ब्रेन कैलकुलेशन है, पूरा ड्रेन नहीं। सच क्या है, अभी ब्रेन ड्रेन ज़्यादा है, ब्रेन गेन से।
इंडिया में वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, रिसर्च फंडिंग। सवाल ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे होंगे या सच। ये वीडियो उस सवाल का जवाब है। इंडिया वर्सेस चाइना कंपैरिजन, फेयर, डेटा ड्रिवन, बिना नेशनलिज्म के। ट्रिलियन मतलब एक के बाद 12 जीरो, 4150 000 ये कितना बड़ा है? पूरी दुनिया की जीडीपी 110 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये इंडिया और अमेरिका की स्टोरी है। इंडिया भी स्मॉलर है, लेकिन ग्रोथ रेट से गैप क्लोज हो रहा है और कंपाउंडिंग होता है इकोनॉमी में भी। इंडिया के रूरल स्कूल्स में जाती है, बच्चों को टेस्ट करती है और रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, और जो नंबर्स आते हैं वो ऑनेस्टली आँख खोलने वाले हैं। अब IITs पे आ जाओ। इंडिया में 23 IITs हैं, टोटल सीट्स रफली 16,000 पर ईयर। अब 16,000 स्टूडेंट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। इंडिया में हर साल रफली 15 मिलियन स्टूडेंट क्लास 12 पास करते हैं, मतलब 15 मिलियन में 16,000 को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। और दुनिया की रैंकिंग में इंडिया 6 नंबर पे है। अमेरिका पहले 30 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना दूसरे 18 ट्रिलियन डॉलर्स, जर्मनी तीसरे, जापान चौथे, UK पाँचवें, इंडिया छठवां। लेकिन पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा। बेलीज सेंट्रल अमेरिका में पॉपुलेशन 4 लाख, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा। अल्बानिया ईस्टर्न यूरोप में है, कम्युनिस्ट कंट्री थी पहले, पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा। ये इंसल्ट नहीं है इंडिया को, ये सिंपल रियलिटी है। और रियलिटी ये है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसकी पूरी पॉपुलेशन के लिए प्रोस्पेरिटी अभी तक फुल्ली डिलीवर नहीं हुई थी। प्रोग्रेस के साथ प्रॉब्लम्स भी क्लियरली देखनी चाहिए, और प्रॉब्लम्स हैं बिग वंस, जो 2047 के सपने को या तो पूरा करेंगे या रोक देंगे। उन प्रॉब्लम्स को हम चैप्टर 3 में डिटेल में देखेंगे। पहले एक कंपैरिजन करना है, जो इंडिया के बारे में कि कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन में अवॉइड नहीं हो सकता। इंडिया के पास ये विंडो है रफली 2035 टू 2040 तक। ये 15 साल का विंडो है, ये इंडिया का गोल्डन पीरियड हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यंग होना काफ़ी नहीं, उन लोगों को स्किल्ड होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, और उन्हें जॉब्स मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। 150 मिलियन फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड यंग इंडियंस, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। पहले कंपैरिजन करना है, जो इंडिया के बारे में कि कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन में अवॉइड नहीं हो सकता। इंडिया वर्सेस चाइना। नेक्स्ट चैप्टर में सीधा नंबर्स, फेयर कंपैरिजन, कोई बायस नहीं, कोई नेशनलिज्म नहीं, सिर्फ डेटा। 1 मिनट लो, पानी पियो और वापस आओ, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सिर्फ चैप्टर 1 है। चैप्टर 2, इंडिया की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स जो कोई नहीं बोलना चाहता। अब मैं वो चैप्टर शुरू करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में वर्कफोर्स को शिफ्ट किया, 100 मिलियन किसान फैक्ट्रीज में गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम बढ़ी, पॉवर्टी खत्म हुई। इंडिया ने ये शिफ्ट अभी तक कंप्लीटली नहीं किया। PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। कंपनीज को इंसेंटिव दिया जा रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन आ रहे हैं, लेकिन स्केल भी बहुत स्मॉल है रिलेटिव टू नीड। ना प्रॉब्लम नंबर 2 का डार्क साइड, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ बी अ लिटिल फिलोसफिकल एंड सीरियस, बिकॉज अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ जो शायद अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है। अनएम्प्लॉयड यंग मैन, स्पेसिफिकली यंग मैन, हिस्टोरिकली सोसाइटी के लिए एक्सप्लोजिव होते हैं। ये किसी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ। जब यंग लोगों के पास फ्यूचर नहीं होता, जॉब नहीं, इनकम नहीं, डिग्निटी नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड यंग लोग इजी टारगेट्स हैं एक्सट्रीमली आइडियोलॉजीज़ के लिए, वॉयलेंस के लिए, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस के लिए मिडिल ईस्ट टूल्स हैं। PLI, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्वेश्चन ये है, स्पीड काफ़ी है 2047 तक। प्रॉब्लम नंबर 3, ब्रेन ड्रेन, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दोनों साइड्स वैलिड पॉइंट हैं। इंडिया दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट रिलेटेड टू इट्स रिसोर्सेज, और इनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बाहर चला जाता है। अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सिलिकॉन वैली में इंडियन ओरिजिन के लोग 15% वर्कफोर्स हैं। नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं।
फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इंडियन ओरिजिन सीईओज की लिस्ट बहुत लंबी है। अब एक ANRF। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सिंपल सवाल। क्या इंडिया 2047 में सुपर पावर बनेगा? सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन आंसर जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं आज तुम्हें वो आंसर दूंगा जो टीवी पे नहीं आता, जो गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आता, जो ऑपोजिशन रैलीज में नहीं बोला जाता। मैं आज तुम्हें सिर्फ एक चीज दूंगा, सच। अब ये सच कभी कभी अनकंफर्टेबल होगा, कभी तुम्हें लगेगा ये तो बुरा बोल रहा है इंडिया के बारे में, कभी लगेगा ये तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। दोनों फीलिंग्स आएंगी, ये दोनों ठीक है, क्योंकि इंडिया की स्टोरी एक्चुअली ऐसी ही है, एक साथ इंस्पायरिंग भी और चैलेंजिंग भी। तो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट दोनों कमेंट्स में लिखना। चलो एक सीन सेट करते हैं। पहले साल 2047 अगस्त 15, इंडिया के 100 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के। लाल किले पे कोई प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, भाषण दे रहा है, तिरंगा लहरा रहा है, लोगों की आंखों में आंसू है, प्राइड है, इमोशन है। और प्राइम मिनिस्टर सर कह रहे हैं हमारे पूर्वज ने सपना देखा था एक डेवलप्ड इंडिया का, आज वो सपना पूरा हुआ। सवाल ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे होंगे या सच। ये वीडियो उस सवाल का जवाब है। मैं इस वीडियो में 6 चीजें कवर करूंगा। पहली, इंडिया अभी एक्चुअली कहां है, नंबर्स के साथ, रियल नंबर्स। दूसरी, इंडिया वर्सेस चाइना कंपैरिजन, फेयर, डेटा ड्रिवन, बिना नेशनलिज्म के। तीसरा, इंडिया की 3 बड़ी प्रॉब्लम जो कोई ओपनली नहीं बोलता। चौथी, इंडिया के रियल स्ट्रेंथ्स जो जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं। पांचवी, ईरान वॉर के इंडिया के फ्यूचर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट। और छठी, 3 अलग सिनेरियोस 2047 के 3 पॉसिबल इंडियाज। और एंड में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा जो शायद कंट्रोवर्शियल भी हो। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंडिया अभी कहां है, असली पिक्चर। पार्ट ए, जीडीपी की कहानी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वर्ड तुमने बहुत बार सुना होगा, न्यूज में, बजट स्पीचेस में, यूट्यूब वीडियोस में, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। जीडीपी का मतलब है एक साल में एक देश में जो चीजें बनी, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उनकी टोटल वैल्यू। फोन बना, जीडीपी में आया। डॉक्टर्स ने पेशेंट देखा, जीडीपी में आया। ट्रक ड्राइवर्स ने माल पहुंचाया, जीडीपी में कैलकुलेट हुआ। टीचर्स ने बच्चे पढ़ाए, सब कुछ जोड़ दो, वो जीडीपी है। तो इंडिया की जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स है 2026 में। ट्रिलियन मतलब एक के बाद 12 जीरोस, 4150 000 000 ये कितना बड़ा है? पूरी दुनिया की जीडीपी 110 ट्रिलियन डॉलर्स है। इंडिया का शेयर रफली 4%। और दुनिया की रैंकिंग में इंडिया 6 नंबर पे है। अमेरिका पहले 30 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना दूसरे 18 ट्रिलियन डॉलर्स, जर्मनी तीसरे, जापान चौथे, यूके 5वें, इंडिया 6वें। अब ये सुन के फील अच्छा आता है,
सिक्स्थ लार्जेस्ट, इंप्रेसिव लगता है। लेकिन एक और नंबर है और ये नंबर ऑनेस्टली थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मतलब अगर सारी जीडीपी को पूरी पॉपुलेशन में बराबर बांट दो तो हर इंसान के हाथ में कितना आएगा। इंडिया की पर कैपिटा इनकम रफली $2,813 है। साल में टोटल मतलब रफली 2.3 लाख रुपीस। महीने में रफली 19,000 रुपये एक इंडिया के एवरेज हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा कमाता है, कोई बहुत कम, ये मिडिल पॉइंट है। अब दुनिया में ये रैंक कहाँ है? 149, 194 देशों में से। मतलब 140 देश आगे हैं, सिर्फ 45 पीछे हैं। अब मैं कुछ नाम लेता हूँ, देश जिनके बारे में तुमने शायद कभी नहीं सोचा। तुवालू, एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड, पॉपुलेशन 11,000। जीडीपी इतनी छोटी कि मेजर करना मुश्किल है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा। बेलीज, सेंट्रल अमेरिका में, पॉपुलेशन 4 लाख, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा। अल्बानिया ईस्टर्न यूरोप में है, कम्युनिस्ट कंट्री थी पहले, पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा। ये इंसल्ट नहीं है इंडिया को, ये सिंपल रियलिटी है। और रियलिटी ये है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसकी पूरी पॉपुलेशन के लिए प्रोस्पेरिटी अभी तक फुल्ली डिलीवर नहीं हुई थी। ये गैप जीडीपी और पर कैपिटा में, यही इंडिया की कोर चैलेंज है और ये 2047 तक सॉल्व करना है। पार्ट बी, नंबर्स को समझो। अब कुछ लोग पूछेंगे, भाई पर कैपिटा तो सिर्फ डिवीजन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की तो पर कैपिटा कम आएगा। ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, ये वैलिड पॉइंट है और मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन 1.47 बिलियन है, ये एक रीज़न है, लेकिन ये पूरा रीज़न नहीं है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 170 मिलियन है, इंडिया से बहुत कम। उनकी पर कैपिटा इनकम रफली सेम एज इंडिया, एक्चुअली कुछ सालों में इंडिया से आगे भी रही। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220 मिलियन है, उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा थी एक ज़माने में। तो पॉपुलेशन अलोन एक्सप्लेनेशन नहीं है, असली एक्सप्लेनेशन है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव मतलब एक इंसान एक घंटे में कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। एक अमेरिकन वर्कर एक घंटे में एवरेज $68 की वैल्यू क्रिएट करता है, एक इंडियन वर्कर रफली $8 की वैल्यू। ये फ़र्क क्यों है? टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सेस टू कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और ये सब चीज़ें बिल्ड होती हैं सालों में, डिकेड्स में। और इंडिया बिल्ड कर रहा है, लेकिन स्पीड मैटर करता है। पार्ट सी, ग्रोथ की रियल स्टोरी। अब एक चीज़ जो जेन्युइनली इंप्रेसिव है, इंडिया की ग्रोथ रेट 2023 और 24 के बीच में 8.2% जीडीपी ग्रोथ, दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में सबसे फास्ट। 2025-2026 के बीच में प्रोजेक्टेड 6.5% में IMF, 6.2% बाय RBI। चाइना अभी 4.5 to 5% ग्रो कर रहा है, अमेरिका 2 से 3%, यूरोप 1 से 2%। इंडिया कंसिस्टेंटली आउटगोइंग ऑलमोस्ट एवरी मेजर इकोनॉमी। एक एनालॉजी देता हूँ, दो लोग हैं, एक 40 साल का, एक 20 साल का। 40 साल वाला ऑलरेडी 6 फीट टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, एस्टैब्लिश्ड है। 20 साल वाला 5.8 है, लेकिन वो 2 इंच पर ग्रो कर रहा है। 40 साल वाला स्टॉप कर चुका है। 5 साल बाद 20 साल वाला 5 फुट 10 इंचेस का होगा, 15 साल बाद 6 फीट 20 इंचेस, और साल बाद शायद 6 फीट 2 इंचेस। ये इंडिया और अमेरिका की स्टोरी है। इंडिया भी स्मॉलर है, लेकिन ग्रोथ रेट से गैप क्लोज हो रहा है और कंपाउंडिंग होता है इकोनॉमी में भी। 7% ग्रोथ पे 10 सालों में डबल होती है। मतलब 2036 में इंडिया की जीडीपी रफली $8 ट्रिलियन, 2046 में रफली $16 ट्रिलियन। अब ये प्रोजेक्शन है, रियलिटी में अप्स और डाउन्स होते रहते हैं, वॉर्स होती हैं, रिसेशंस आते हैं, लेकिन ट्रेजेक्ट्री क्लियर है। पार्ट डी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का सीक्रेट वेपन। अब मैं इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताता हूँ जो जेन्युइनली यूनिक है, डेमोग्राफिक्स डिविडेंड। ये फ्रेज तुमने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी देश की पॉपुलेशन में 3 ग्रुप्स होते हैं। यंग लोग जो काम करने के लिए टू यंग हैं, जो काम करने के लिए अभी यंग हैं, अभी सिर्फ कंज्यूम करते हैं। वर्किंग एज लोग 15 से 64 साल के बीच, ये प्रोडक्टिव है, ये जीडीपी बनाते हैं, ये टैक्सेस देते हैं। और ओल्ड लोग रिटायर कर चुके हैं, फिर से कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट को पेंशन और हेल्थ केयर देनी पड़ती है। जब किसी देश में वर्किंग एज लोग बहुत ज़्यादा होते हैं
और यंग और ओल्ड कम तब एक स्पेशल ग्रोथ विंडो होता है। टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा, पेंशन बर्डन कम, प्रोडक्टिविटी हाई, सेविंग्स हाई, इन्वेस्टमेंट हाई। इस विंडो को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया अभी इस विंडो के एग्जैक्ट सेंटर में है। इंडिया की मीडियन एज 28 साल है, मतलब हाफ पॉपुलेशन 28 साल से यंग है। चाइना की मीडियन एज 40 है, अमेरिका की 38, जर्मनी की 46 और जापान की 49। जापान की इकोनॉमी 1990s में स्लो हो गई। क्यों? डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन एजिंग, वर्कफोर्स श्रिंकिंग, पेंशन बर्डन बढ़ गया। चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी उन्हें सेम ट्रैप में डाला है। 2030 में चाइना के साथ यही होगा। इंडिया के पास ये विंडो है रफली 2035 टू 2040 तक। ये 15 साल का विंडो है, ये इंडिया का गोल्डन पीरियड हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यंग होना काफ़ी नहीं, उन लोगों को स्किल्ड होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा और उन्हें जॉब्स मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। 150 मिलियन फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड यंग इंडियंस, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है और ये इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज है और बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दोनों है। पार्ट ई, पॉवर्टी रिडक्शन, एक अंडररेटेड अचीवमेंट। एक और नंबर देता हूं जो जेन्युइनली रिमार्केबल है। वर्ल्ड बैंक का डेटा है, इंडिया ने 2012 से 2022 के बीच में 400 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर निकले। 400 मिलियन, ये अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे फास्ट पॉवर्टी रिडक्शन है। कभी नहीं हुआ इतना फास्ट पहले। 1990 में इंडिया में 43% लोग एक्सट्रीमली पॉवर्टी में थे, 2022 में 11%। ये नंबर्स रियल हैं, ये अचीवमेंट्स रियल है। इलेक्ट्रिफिकेशन, 2014 में 300 मिलियन इंडियंस के घर में बिजली नहीं थी, 2020 तक 99% होम में इलेक्ट्रिसिटी है। जनधन, 500 मिलियन न्यू बैंक अकाउंट्स, पहली बार पूरे इंडियंस का फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्शन। स्वच्छ भारत, 500 मिलियन टॉयलेट्स, हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव, डिग्निटी इंप्रूव। ये सब रियल प्रोग्रेस है, ये सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन और एक इक्वल इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्रेस के साथ प्रॉब्लम्स भी क्लियरली देखनी चाहिए। और प्रॉब्लम्स हैं बिग वंस, जो 2047 के सपने को या तो पूरा करेंगे या रोक देंगे। उन प्रॉब्लम्स को हम चैप्टर 3 में डिटेल में देखेंगे। पहले एक कंपैरिजन करना है, जो इंडिया के बारे में भी कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन में अवॉइड नहीं हो सकता। इंडिया वर्सेस चाइना। नेक्स्ट चैप्टर में सीधा नंबर्स, फेयर कंपैरिजन, कोई बायस नहीं, कोई नेशनलिज्म नहीं, सिर्फ डेटा। 1 मिनट लो, पानी पियो और वापस आओ, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सिर्फ चैप्टर 1 है। चैप्टर 2, इंडिया की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स जो कोई नहीं बोलना चाहता। अब मैं वो चैप्टर शुरू करता हूं जो मुझे पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट लगता है पूरी इस वीडियो में, और शायद सबसे अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि मैं अब इंडिया की कुछ चीज़ें बोलूँगा जो टीवी पे नहीं बोली जाती, जो इलेक्शंस रैलीज में नहीं बोली जाती, जो गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अवॉइड करी जाती हैं, और जो ऑपोजिशन भी ऑनेस्टली एड्रेस करता है, क्योंकि उन्हें भी वही वोट्स चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इंडिया को बुरा दिखाऊं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो प्रॉब्लम तुम जानते नहीं, वो प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर सकते, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी 2047 तक, वरना सुपर पावर सिर्फ एक स्पीच रह दे। 3 प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक एक केयरफुली एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम। प्रॉब्लम नंबर 2, जॉब्स का गैप। और प्रॉब्लम नंबर 3, ब्रेन ड्रेन। चलो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 1, एजुकेशन सिस्टम का सच। एजुकेशन ये वो चीज़ है जिसके बारे में इंडिया हमेशा गर्व से बोला जाता है, पहचाना जाता है। आईआईटी वर्ल्ड क्लास, आईआईएम वर्ल्ड क्लास, इसरो के साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास, और ये सच है जेन्युइनली। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो उतनी फेमस नहीं है। ये इंडिया और अमेरिका की स्टोरी है। इंडिया भी स्मॉलर है, लेकिन ग्रोथ रेट से गैप क्लोज हो रहा है, और कंपाउंडिंग होता है इकोनॉमी में भी। इंडिया के रूरल स्कूल्स में जाती है, बच्चों को टेस्ट करती है और रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, और जो नंबर्स आते हैं वो ऑनेस्टली आंख खोलने वाले हैं। 5th क्लास के बच्चे 10-12 साल के इन क्लास में होते हैं, उनके क्लास 2 लेवल का हिंदी पढ़ने का टेस्ट लिया गया। क्लास 2 का सिंपल सेंटेंसेस, बेसिक वर्ड्स,
50% बच्चे आधे फेल कर गए। क्लास 5 में क्लास 2 की हिंदी नहीं पढ़ सकते, मतलब 5 साल स्कूल में रहने के बाद भी बेसिक लिटरेसी नहीं आई। क्लास 8 के बच्चे 13 से 14 साल के सिंपल डिवीजन का टेस्ट 240 डिवाइड बाय 8, 44% बच्चे ये नहीं कर सकते। 10 से 14 साल के बच्चे 8 साल स्कूल में गए हैं, सिंपल डिवीजन नहीं आ रहा। ये रूरल इंडिया की रियलिटी है। ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं, ये नेशनल डेटा है। अब तुम पूछोगे भाई स्कूल्स तो हैं, टीचर्स तो हैं, गवर्नमेंट तो खर्च करती है। हाँ, सब है। इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं। ये इम्प्रेसिव नंबर है, लेकिन स्कूल होना और एजुकेशन होना ये अलग चीज़ें हैं। एक स्टडी में पाया गया, इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑन एनी गिवन डे 25% टीचर्स एब्सेंट रहते हैं। एब्सेंस रेट 25%, हर चौथा टीचर एब्सेंट। और जो टीचर्स प्रेजेंट हैं उनका लेवल, इंडिया में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं TET, कुछ स्टेट्स में 80 to 90% टीचर्स ये टेस्ट फेल करते हैं। टीचर्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। अब ये टीचर्स की गलती नहीं है कंप्लीटली। टीचिंग इंडिया में एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं रहा। सैलरी लो है, ट्रेनिंग पुअर है, अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर चाहे वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, सैलरी सेम आएगी। ट्रांसफ़र पॉसिबल है, डिसमिस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इंसेंटिव स्ट्रक्चर गलत। अब IITs पे आ जाओ। इंडिया में 23 IITs हैं, टोटल सीट्स रफली 16,000 पर ईयर। अब 16,000 स्टूडेंट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। इंडिया में हर साल रफली 15 मिलियन स्टूडेंट क्लास 12 पास करते हैं, मतलब 15 मिलियन में 16,000 को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। बाकी 14 करोड़ अप्रॉक्सीमेट एवरेज से बिलो एवरेज। ये एक पिरामिड है जिसका टिप बहुत शार्प है और बेस बहुत वाइड और हॉलो। एक पॉजिटिव चीज़, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जेन्युइनली प्रॉमिसिंग पॉलिसी है। मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, कोडिंग फ्रॉम अर्ली एज, फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्सेज, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रही है। रिजल्ट्स आने में 10 से 15 साल लगते हैं। 2047 तक जो बच्चे पढ़ेंगे वही 2026 से 2030 में पढ़ना शुरू करेंगे। NEP उन पे अप्लाई होगा, तो अगर NEP सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ तब 2047 में इंडिया के एजुकेशन आउटपुट बहुत बेटर होगा। अगर नहीं हुआ तब ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहेगा, शेल्फ पे डस्ट खाता हुआ। प्रॉब्लम 2, जॉब्स का गैप, सबसे एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम नंबर 2, जॉब्स। ये मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा कंसर्निंग लगता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उस डेमोग्राफिक डिविडेंड से जो मैं पहले बता चुका हूँ। यंग पॉपुलेशन इंडिया की स्ट्रेंथ है, लेकिन सिर्फ तब जब उन लोगों को काम मिले। अगर काम नहीं मिला तो वो स्ट्रेंथ डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। इंडिया में हर साल 12 मिलियन यंग लोग वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। 12 मिलियन, ये रफली ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन है। हर साल न्यू जॉब सीकर्स। इकोनॉमिक कितनी जॉब्स क्रिएट कर रही है? रफली 8 to 9 मिलियन। गैप 3 से 4 मिलियन हर साल, मतलब हर साल 3 से 4 मिलियन यंग इंडियंस जो काम ढूंढ रहे हैं उन्हें काम नहीं मिला। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, ये हर साल हो रहा है आखिरी के 10 से 15 सालों से। कंपाउंडिंग करो, ये कितना बड़ा बैकलॉग है। ये लोग कहाँ जाते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में, छोटी दुकानों में, टेम्परेरी काम में, या फ्रस्ट्रेटेड घर बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ। 2022 में इंडियन रेलवेज़ ने 35,000 जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी। 35,000 पोजीशंस, ड्राइवर, स्टेशन स्टाफ, टेक्निकल रोल्स। कितनी एप्लीकेशंस आई? 1.2 करोड़, 12 मिलियन। 12 मिलियन लोग एक जॉब के लिए, जो रेलवे में 35,000 पॉपुलेशन दे रही थी। रेशो 343 एप्लीकेंट्स पर जॉब। और ये रेलवे जॉब्स थी, नॉट IIT, नॉट IIM, बेसिक गवर्नमेंट जॉब्स। ये डेस्परेशन दिखाती है। और अब एक नया एंगल, इंडिया में 46% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। 46, ऑलमोस्ट आधी वर्किंग पॉपुलेशन खेत में काम करती है।
और एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 16%। तो मतलब 46% लोग सिर्फ 16% जीडीपी बना रहे हैं, बाकी 50%, बाकी 54% लोग 84% जीडीपी बना रहे हैं। ये मैसिव प्रोडक्टिविटी गैप है। एक किसान जो छोटे खेत पे काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसकी इनकम बहुत कम है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सिटी में जाना चाहते हैं, और जब सिटी में जाते हैं जॉब्स नहीं है उनके लिए तो वो वापस आते हैं या घूमते रहते हैं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग से। चाइना ने 1980s टू 90s में ये किया, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में वर्कफोर्स को शिफ्ट किया। 100 मिलियन किसान फैक्ट्रीज में गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम बढ़ी, पॉवर्टी ख़त्म हुई। इंडिया ने ये शिफ्ट अभी तक कंप्लीटली नहीं किया। PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। कंपनीज को इंसेंटिव दिया जा रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन आ रहे हैं, लेकिन स्केल भी बहुत स्मॉल है रिलेटिव टू नीड। ना प्रॉब्लम नंबर टू का डार्क साइड, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस। ना विल बी अ लिटिल फिलोसफिकल एंड सीरियस, बिकॉज अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ जो शायद अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है। अनएम्प्लॉयड यंग मैन, स्पेसिफिकली यंग मैन, हिस्टोरिकली सोसाइटी के लिए एक्सप्लोजिव होते हैं। ये किसी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ। जब यंग लोगों के पास फ्यूचर नहीं होता, जॉब नहीं, इनकम नहीं, डिग्निटी नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड यंग लोग इजी टारगेट्स हैं एक्सट्रीमली आइडियोलॉजीज़ के लिए, वॉयलेंस के लिए, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस के लिए। मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग 2011 में क्यों था? पार्टली हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्यों है? पार्टली मैसिव यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इंडिया में अप्लाई नहीं होगा, ये सोचना डेंजरस अजम्पशन है। इंडिया में 600 मिलियन लोग हैं, अगर इन्हें मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं होंगे। ये इंडिया के सोशल फैब्रिक के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए एक रियल रिस्क है। लेकिन सॉल्वेबल प्रॉब्लम चाइना ने सॉल्व किया, साउथ कोरिया ने सॉल्व किया, बांग्लादेश ने पार्शली सॉल्व किया गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से। इंडिया के पास टूल्स हैं, PLI, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्वेश्चन ये है, स्पीड काफ़ी है 2047 तक। प्रॉब्लम नंबर 3, ब्रेन ड्रेन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दोनों साइड्स वैलिड पॉइंट हैं। इंडिया दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट रिलेटेड टू इट्स रिसोर्सेज, और उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बाहर चला जाता है। अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सिलिकॉन वैली में इंडियन ओरिजिन के लोग 15% वर्कफोर्स हैं। नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इंडियन ओरिजिन CEOs की लिस्ट बहुत लंबी है। अब एक कैलकुलेशन करते हैं। एक IIT इंजीनियर, उसकी 12 साल की स्कूल एजुकेशन, उसकी IIT 4 साल की एजुकेशन, गवर्नमेंट सब्सिडरी IIT में एक स्टूडेंट पे रफली 5 से 7 लाख पर ईयर स्पेंड होता है। 4 साल 20 से 28 लाख गवर्नमेंट का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, वो इंजीनियर ग्रेजुएट करता है। 1-2 साल इंडिया में काम करता है, फिर H1B वीज़ा पे अमेरिका में टैक्सेस देता है, रिसर्च करता है, कंपनी बिल्ड करता है। इंडिया की टैक्स पेयर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका को बेनिफिट कर रही है। अब दूसरी साइड, जो लोग बाहर गए हैं उन्हें इंडिया को कुछ दिया भी नहीं। जो लोग बाहर गए हैं उन्होंने इंडिया को कुछ दिया भी नहीं। रेमिटेंसेस, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है, $125 बिलियन पर ईयर। ये पैसा इंडिया में आते हैं, फैमिली सपोर्ट होती हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होते हैं, और डियास्पोरा नेटवर्क इंडिया को जियोपॉलिटिकली हेल्प करता है। इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका की मोस्ट एजुकेटेड, हाईएस्ट इनकम कम्युनिटी है। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। ये इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर है। और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं, रिटर्नीस, जो IIT से पढ़े, अमेरिका में 10 से 15 साल काम किया, एक्सपीरियंस लिया, नेटवर्क बनाया, कैपिटल कमाया, अब इंडिया वापस आ रहे हैं स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल IITians अमेज़ॉन में काम किया, इंडिया वापस आए, फ्लिपकार्ट बनाया, $21 बिलियन में बिका। ये ब्रेन कैलकुलेशन है, पूरा ड्रेन नहीं। सच क्या है? अभी ब्रेन ड्रेन ज़्यादा है ब्रेन गेन से।
इंडिया में वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, रिसर्च फंडिंग कम है, लैब्स पुरानी हैं, सैलरीज लो हैं रिलेटिव टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एक आईआईटी प्रोफेसर की सैलरी 1.5 लाख पर मंथ, सेम लेवल का प्रोफेसर एमआईटी में $15,000 पर मंथ, 10 गुना फ़र्क। टैलेंटेड लोग वहाँ जाएंगे जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ये कंडेम करने लायक नहीं। इसको रिवर्स करना है तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट ने ब्रेन इन भारत इनिशिएटिव अनाउंस किया है, एनआरआईज को वापस लाने की कोशिश, एएनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च फंडिंग बढ़ाने के लिए, ये राइट डायरेक्शन है, पर रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। तो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स, एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी की प्रॉब्लम, जॉब गैप्स क्वांटिटी की प्रॉब्लम, ब्रेन ड्रेन टैलेंट रिटेंशन की प्रॉब्लम, और इनफॉर्मल इकोनॉमी मेजरमेंट और फॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम। अब तुम पूछोगे ये सब सुन के तो लगता है कि इंडिया 2047 में सुपर पावर नहीं बनेगा। रुको, मैं प्रॉब्लम्स इसलिए बता रहा था ताकि नेक्स्ट चैप्टर में मीनिंगफुल लगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा कि इंडिया के रियल स्ट्रेंथ्स क्या हैं जो जेन्युइनली रिमार्केबल हैं, जो इसरो ने किया, जो इंडिया स्टैक ने किया, जो स्टार्टअप्स ने किया, जो मिलिट्री ने किया, और फिर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, क्या ये स्ट्रेंथ्स उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकती हैं। पानी पियो, वापस आओ, चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर 3 इंडिया के रियल सुपर पावर जो जेन्युइनली रिमार्केबल हैं। चैप्टर 2 में मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स बताई, रियल प्रॉब्लम, अनकंफर्टेबल वंस। और मैं जानता हूँ कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स का कलेक्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया की स्टोरी सिर्फ प्रॉब्लम्स की स्टोरी नहीं है। इंडिया की स्टोरी एक ऐसी सिविलाइजेशन की स्टोरी है जो बार बार टूट फूट के वापस उठती है। और आज मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखाऊंगा जो जेन्युइनली रिमार्केबल हैं, जो दुनिया देख के हैरान होती है, जो इंडिया के 2047 के सपने को रियलिस्टिक बनाती है। लेकिन मैं एक चीज़ पहले बोलूँगा, ये चैप्टर सुन के ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, प्रॉब्लम्स अभी भी रियल हैं। स्ट्रेंथ 1, इसरो और स्पेस प्रोग्राम। पहली स्ट्रेंथ इसरो, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नंबर याद रखो, $75 मिलियन। ये चंद्रयान 3 का टोटल बजट था। इंडिया के मून मिशन जो 2023 में मून के साउथ पोल पे लैंड किया। मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश इंडिया। अमेरिका, रशिया, चाइना सब ट्राई कर चुके थे साउथ पोल पे, सब फेल हुए। इंडिया पहली बार सक्सेसफुली लैंड किया $75 मिलियन में। नासा का कंपेरेबल मिशन का बजट होता है $10 बिलियन से ज़्यादा। मतलब इंडिया ने वो किया $75 मिलियन में, जो अमेरिका $10 बिलियन में करता था, 133 गुना सस्ते में। ये पॉवर्टी नहीं है, ये एफिशिएंसी है, ये जुगाड़ नहीं है, ये जेन्युइन इंजीनियरिंग एक्सेलेंस है। और ये सिर्फ चंद्रयान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 2013 में मंगलयान, इंडिया का मार्स मिशन, पहला अटेम्प्ट में सक्सेसफुल, पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल। अमेरिका, रशिया, यूरोप सबको मार्स पहुंचने में कई फेलियर्स लगे। इंडिया पहली बार $74 मिलियन में, बल्कि हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी का बजट ज़्यादा था। जनवरी 2025 SPAR-DX मिशन, इंडिया ने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की। 2 सैटेलाइट्स स्पेस में एक दूसरे के साथ डॉक किए वायरलेसली, रिमोटली। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज़ के पास थी, अमेरिका, रशिया, चाइना और अब इंडिया। 4th कंट्री ये एलीट क्लब है, गगनयान। और ये 2026 में गगनयान, इंडिया के अपने एस्ट्रोनॉट्स, इंडिया अपने रॉकेट पे स्पेस में जाएंगे। व्योमनॉट्स, इंडिया को अपने नाम दिया, अपने एस्ट्रोनॉट्स को। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये नेशनल आइडेंटिटी है, ये प्राइड है, ये मैसेज है दुनिया को, इंडिया सीरियस प्लेयर है स्पेस में। 2026 में इसरो क्या कर रहा है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, अनक्रैकेबल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस, हाई ट्रस्ट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स, एजाइल मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर, एडवांस स्पेस कम्युनिकेशंस के लिए। इसरो की स्टोरी इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी की एक परफेक्ट मेटाफॉर है। लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सट्रीम कंस्ट्रेंट्स बट एक्सट्रीम फोकस, एक्सट्रीम डेडिकेशन और वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स। अगर इंडिया की माइंडसेट पूरी इकोनॉमी में अप्लाई कर सकें तो 2047 का सपना रियलिस्टिक है। स्ट्रेंथ 2, इंडिया स्टैक डिजिटल रेवोल्यूशन। दूसरी स्ट्रेंथ मैं पूछना चाहता हूँ, तो मैं आज UPI यूज़ किया, चाय खरीदी, सब्जी खरीदी, किसी को पैसे भेजे, अगर किया तो तुम्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे जो जेन्युइनली दुनिया में यूनिक है। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2023 में इंडिया में UPI ट्रांजैक्शन $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन एक
ईयर में। अमेरिका जहाँ क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, एप्पल पे है, गूगल पे है, उनका टोटल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम यूपीआई से कम था कुछ ईयर्स में। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री ने अमेरिका को डिजिटल पेमेंट्स में ओवरटेक किया। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिंगापुर ने यूपीआई अडॉप्ट किया, यूएई ने अडॉप्ट किया, फ्रांस ने अडॉप्ट किया, बहरीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, दुनिया की कंट्रीज इंडिया के पेमेंट सिस्टम यूज कर रही है। अमेरिका और चाइना जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम डोमिनेट करना चाहते हैं, उनसे आगे इंडिया का यूपीआई जा रहा है। और सिर्फ यूपीआई नहीं, आधार, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम, 1.37 बिलियन इंडियंस के पास आधार कार्ड है। दुनिया का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस, हर एक रेजिडेंट का फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन रजिस्टर्ड। इससे क्या हुआ, बैंक अकाउंट्स खोले गए, सब्सिडीज डायरेक्टली ट्रांसफर हुई, घोस्ट बेनिफिशियरी जो एग्जिस्ट नहीं करते थे उन्हें सिस्टम से रिमूव किया गया। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, 38 लाख करोड़ डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में गए। लीकेज जीरो, मिडिल मैन जीरो, करप्शन ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड। आधार, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, कोविन, ओएनडीसी, ये सब मिला के बना इंडिया स्टैक। तीसरी स्ट्रेंथ, स्टार्टअप्स। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अमेरिका और चाइना के बाद 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स, मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, बाइजूस, ओला, ओयो, रेजर पे, जेप्टो, मीशो, ये सब इंडिया में बने हैं। इंडिया फाउंडर्स ने बनाए हैं, इंडिया टैलेंट ने बिल्ड किया। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। रेजर पे पेमेंट्स कंपनी साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में एक्सपैंड हो रही है। जेप्टो 10 मिनट डिलीवरी जो मॉडल दुनिया भर में कॉपी हो रहा है। इंडिया का फिनटेक सेक्टर दुनिया के टॉप 3 में है इन्वेस्टमेंट के लिए। और फाउंडर्स की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। जेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचा और कैवल्या वोरा स्टैनफोर्ड ड्रॉप किया, इंडिया वापस आए, कंपनी बनाई। गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, फंड्स ऑफ फंड्स, सिडबी सपोर्ट, टैक्स एग्जम्पशंस। 2016 में इंडिया में रफली 400 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप थे। 2026 में 1,40,000 DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, 350 गुना इंक्रीज ये डिकेड में। और अब नया वेव आ रहा है, डीप टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप आईडेक्स प्रोग्राम से, स्पेस स्टार्टअप इंस्पैक से, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से। ये वाले सेक्टर्स हैं जहां इंडिया को ट्रेडिशनली चाइना पे डिपेंड करना पड़ता था, अब इंडिया उन्हें डोमेस्टिकली बिल्ड करने की कोशिश है। नाउ स्ट्रेंथ फॉर मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चौथी स्ट्रेंथ मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। इंडिया की मिलिट्री ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल, दुनिया की 4th लार्जेस्ट। न्यूक्लियर ट्राइड, लैंड, सी, एयर, तीनों से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं। एसेट कैपेबिलिटी, सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं स्पेस में, मिशन शक्ति से प्रूव हुआ। लेकिन 2025 में एक चीज़ हुई जो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को ग्लोबली प्रूव कर गई, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स, बिना ग्राउंड ट्रूप्स के, बिना मैंड एयरक्राफ्ट के बॉर्डर क्रॉस करवाए। इसरो सैटेलाइट से टारगेटिंग, इंडिजिनस ड्रोन से एग्जीक्यूशन, आकाश मिसाइल से एयर डिफेंस। रिजल्ट, टारगेट्स डिस्ट्रॉयड, एस्केलेशंस कंट्रोल्ड, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग क्लियर। दुनिया ने देखा इंडिया प्रिसीजन वॉरफेयर कैपेबल है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री पावर है। स्ट्रेंथ 5, ट्रेड डिप्लोमेसी, न्यू इंडिया। 5वीं स्ट्रेंथ ट्रेड डिप्लोमेसी है। ये अभी हो रहा है 2026 में लाइव। जनवरी 2026 में इंडिया और यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। 20 सालों की नेगोशिएशंस फाइनली डन। 2 बिलियन लोग, इंडिया और यूरोप दुनिया की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन। 90% से ज़्यादा गुड्स पे टैरिफ ड्रामेटिकली रिड्यूस या एलिमिनेट होगा। इंडिया को यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। यूरोप को इंडिया के 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स का मार्केट मिलेगा। ये डील बोथ साइड्स के लिए बहुत अच्छी मैसिव है। और ये सिर्फ यूरोप नहीं है, इंडिया यूके FTA डन, इंडिया ओमान FTA डन, इंडिया न्यूजीलैंड FTA डन, कनाडा, इजराइल, कतर, पेरू नेगोशिएशन चल रहे हैं। इंडिया जो कभी ट्रेड डील से डरता था अब एग्रेसिवली साइन कर रहा है। और ये जियोपॉलिटिकल भी इंटेलिजेंट है। ईरान वॉर के बाद जब यूएस ने इंडिया पे प्रेशर डाला, इंडिया ने रशिया का तेल छोड़ा, यूएस से डील किया, लेकिन साथ ही यूरोप के भी साथ डील किया। रशिया से मीटिंग की है, चाइना के साथ, ब्रिक्स में। इंडिया किसी एक कैंप में नहीं, अमेरिका का दोस्त भी है, रशिया के साथ रिलेशंस भी मेंटेन करता है, यूरोप के साथ ट्रेड भी करता है। स्ट्रेंथ 6, पॉवर्टी रिडक्शन और सोशल प्रोग्रेस। तो ये है इंडिया की रियल स्ट्रेंथ। इसरो वर्ल्ड क्लास स्पेस प्रोग्राम, फ्रैक्शन ऑफ नासाज बजट में।
इंडिया स्टैक, यूपीआई आधार, दुनिया के मोस्ट एडवांस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, मिलिट्री बैटल हार्डन, ऑपरेशन सिंदूर प्रूवन, ट्रेड डील्स एग्रेसिव, डाइवर्सिफिकेशन यूरोप, यूके, यूएस, रशिया सबसे, पॉवर्टी रिडक्शन फास्टेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, आईटी टैलेंट, ग्लोबल लीडरशिप लेवल। अब मैं एक ऑनेस्ट बात करता हूँ, ये स्ट्रेंथ्स रियल है, इंप्रेसिव है, लेकिन ये स्ट्रेंथ्स चैप्टर 2 की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनफ नहीं है। ऑनेस्टली आई डोंट नो, और कोई ऑनेस्टली नहीं जानता इसरो अमेजिंग है, लेकिन 46% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। यूपीआई रेवोल्यूशनरी है, लेकिन 50%। क्लास 5th के बच्चे सेकेंड क्लास नहीं पढ़ पा रहे। 100 यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन हर साल 4 मिलियन लोग, यंग लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये टेंशन, ये गैप, स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम के बीच, यही है इंडिया की कोर स्टोरी। 3 अलग इंडिया, 3 अलग फ्यूचर्स, और मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगा कौन सा मोस्टली लाइकली है। लास्ट चैप्टर आ रहा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी पी लो, एक बार स्ट्रेच कर लो, वापस आओ, क्योंकि इस वीडियो का कंक्लूजन जेन्युइनली तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगा। चैप्टर 4 2047 3 पॉसिबल इंडियाज, कौन सा सच होगा। लास्ट चैप्टर 3 सिनेरियोज, 3 पॉसिबल इंडियाज। मैं फास्ट चलूंगा, तुम ध्यान से सुनो। सिनेरियो 1, द ड्रीम। 2047 में इंडिया की जीडीपी $26 ट्रिलियन टू $30 ट्रिलियन, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम $15,000 से $20,000 के बीच, आज से 607 गुना ज़्यादा। कैसे हुआ ये? मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन एक्चुअली काम किया। पीएलआई स्कीम से एप्पल, सैमसंग और 200 और कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हुई। 50 मिलियन न्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हुई। एजुकेशन रिफॉर्म ने रिजल्ट्स दिए। एनईपी 2020 की वजह से 2035 तक ग्रेजुएशन के बच्चे एक्चुअली पढ़े लिखे निकले, स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी हुआ। ब्रेन ड्रेन पार्शली रिवर्स हुआ, एनआरआई वापस आए, रिसर्च इंडिया में हुआ, नोबेल प्राइजेस इंडिया ने जीते, सोलर एनर्जी ने ऑयल डिपेंडेंसी ख़त्म करी और इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गया। ईरान वॉर टाइप शॉक्स फ्यूचर में इफेक्ट नहीं करे और यूपीआई ग्लोबली अडॉप्ट हुआ। इंडिया का पेमेंट सिस्टम दुनिया का डिफ़ॉल्ट सिस्टम बन गया। गगनयान से शुरू हुआ स्पेस प्रोग्राम। 2047 में इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन है, मून पे इंडियन फ्लैग है। ये पॉसिबल है, EY कहता है, PwC कहता है, IMF कहता है, लेकिन कंडीशंस हैं कंसिस्टेंट पॉलिसी, नो मेजर डिस्ट्रप्शंस, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, और इंडिया में कंसिस्टेंट पॉलिसी हिस्टोरिकली चैलेंजिंग रही है। सिनेरियो 2, द रियलिस्टिक मिडिल। सिनेरियो 2, मोस्टली लाइकली द रियलिस्टिक मिडिल। 2047 में इंडिया की जीडीपी $15 ट्रिलियन से $18 ट्रिलियन, दुनिया की 4th या 5th इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम $8,000 से $10,000, आज से 3 से 4 गुना ज़्यादा। इंडिया बेटर है, मच बेटर देन टुडे, लेकिन डेवलप्ड कंट्री नहीं। क्या हुआ इसमें? मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोग्रेस हुआ, लेकिन चाइना लेवल मैच नहीं हो पाया। सर्विसेज डोमिनेंट रही। एजुकेशन में इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, लेकिन सिस्टमैटिक चेंज स्लो रहा। ब्रेन ड्रेन कॉन्टिन्यूड, लेकिन रेमिटेंसेस भी आते रहे, नेट मैनेजेबल। कुछ डिस्ट्रप्शंस आए, क्लाइमेट इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, इकोनॉमिकल स्लो डाउन, जो ग्रोथ को ओकेजनली स्लो किया। लेकिन इंडिया का डेमोक्रेटिक रेजिलेंस इन सब से कवर रहता है। ये सिनेरियो में पर्सनली मोस्ट लाइकली मानता हूँ, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करता है, रेवोल्यूशनरी चेंज रेयर है। 2047 का इंडिया आज से ज़्यादा ड्रामेटिकली बेटर होगा। पॉवर्टी और कम होगी, लिटरेसी और बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इम्प्रूव होगी। लेकिन सुपर पावर अमेरिकन सेंस में शायद नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल ग्रोइंग डेमोक्रेटिक पावर, हाँ डेफिनेटली। सिनेरियो 3, द वार्निंग। सिनेरियो 3, वर्स्ट केस, द वार्निंग। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि डराऊँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अवॉइड करने के लिए पहले समझना पड़ेगा। 2047 में इंडिया जीडीपी में तो बड़ा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम स्टक है। क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज ने एग्रीकल्चर क्राइसिस क्रिएट की। 46% वर्कफोर्स जो ऑलरेडी वनरेबल थी, डिवास्टेटेड हो गई। फूड प्राइसेस, वाटर स्कैर्सिटी, माइग्रेशन, जॉब गैप इतना बड़ा हो गया कि फ्रस्ट्रेटेड यूथ ने पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की तरफ रुख लिया। सोशल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, एजुकेशन रिफॉर्म फेल्ड, डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर में कन्वर्ट हुआ।
और रिपीटेड जियोपॉलिटिकल शॉक्स, ईरान वॉर टाइप, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमी स्लो होती रही। ये अनलाइकली है, इंडिया का रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इग्नोर करना डेंजरस है। ये सिनेरियो अवॉइड करना है तो एजुकेशन, जॉब्स और क्लाइमेट, इन तीनों पे सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज से। मैं क्या मानता हूँ? मैं ये मानता हूँ कि इंडिया 2047 में एक ड्रामेटिकली बेटर प्लेस होगा फॉर मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन, और मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया का बेस्ट चैप्टर अभी नहीं लिखा गया। 1947 में इंडिया के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था कि हम एक साथ रह सकते हैं, एक कंट्री बन सकते हैं। वो इंडिया सरवाइव किया 75 सालों में, वॉर्स में, मीन्स में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, पॉलिटिकल स्टॉर्म्स में। कोई नहीं सोचता था 1947 में कि इंडिया 2026 में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, मून पे पहुंचेगी, 400 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। तो 2047 का सवाल मैं ऑनेस्टली नहीं जानता क्या होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो लोग ये डिसाइड करेंगे वो तुम हो। ये जनरेशन जो अभी 20, 25, 30 साल की है, ये लोग वोट करेंगे, टैक्स देंगे, कंपनीज चलाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, चिल्ड्रन पढ़ाएंगे, और उनके डिसीजन 2047 का इंडिया डिसाइड करेगी। एक काम आज करो, कुछ सीखो, कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ बिल्ड करो। एक पेड़ लगाओ जिसकी छांव तुम्हें नहीं मिलेगी लेकिन किसी को मिलेगी। ये इंडिया का स्पिरिट है, ये हमेशा रहा है, ये 2047 में भी रहेगा। कमेंट में बताओ तुम्हारा 2047 कैसा दिखता है। मैं हूँ जैद और ये है द वुल्फ ऑफ इंडियन स्ट्रीट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, बिकॉज बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं स्क्रिप्ट्स लिखने में, शूट करने में, इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में, एंड आई एम ऑलवेज हेयर टू शेयर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन to my audience. Thank you.